हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी मैथ यानी कि गणित की रहेगी। और ये हमारी इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। और देखिएगा, ये वीडियो जो है आपकी डिमांड पर बनाया जा रहा है। मैंने एक दिन पहले पोल किया था कि किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाओ, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा वोट 70% जो है वो मैथ पर आए थे। तो मैं आपके लिए ये मैथ का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं। और आप खुद देखना कि इस सेशन में आपको कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आपके लिए नए तरीके भी लेकर आया हूँ, ठीक है, और आसान तरीके। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको पता होगा कि रोज़ सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो इसको आप ज़रूर अटेंड करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बोलूँगा कि आपको कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैथ की ये एक तरह से टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। आपका टेस्ट लगेगा यहाँ पे एमसीक्यू, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि मैंने आपको कैसे जो है वो सॉल्व करवाया है। तो यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मिक्स रहेंगे, अलग अलग टाइप के सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज से। और उम्मीद करूंगा आप पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करेंगे कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। आपका तरीका आसान है या मेरा तरीका आसान है। जो तरीका आपको पसंद आएगा आप उस तरीके को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें और वही तरीका एग्ज़ाम में भी आप अप्लाई कर सकें। पहला प्रश्न है, उधार दी गई कोई राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 882 हो जाएगी। तो हमको क्या बताना है, यहाँ पे उधार दी गई राशि बतानी है। तो चलिए सॉल्व कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आज मैं आपको इसका एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका अभी तक किसी भी जो भी आप आर्मी के एजुकेटर से पढ़ते हैं यूट्यूब पे, चाहे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, ये तरीका आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं बताया होगा। बहुत ही कम स्टूडेंट जो हैं वो इस तरीक़े को जानते हैं। और जिन्होंने ये तरीका एक बार सीख लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनके लिए सिर्फ 10 सेकंड के होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि मूलधन और मैं आपको मिश्र धन का रेशो बनाना बताऊंगा। मूलधन और मिश्र धन का रेशो आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। जो हमारी दर होती है, इसके लिए आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना ज़रूरी है। अब 5% दर है, यदि मैं इसको भिन्न में बदलूं तो मैं इसको 5/100 लिख सकता हूँ। 5/100 लिख सकता हूँ। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिखूँगा। अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 1/20 आ जाएगा। क्या यहाँ पे सब लोग कर लेंगे? इतना तो सभी लोग कर ही लेंगे ना। अब देखिएगा, ये जो 20 है ये हमारा क्या है भाई, मूलधन है, ठीक है। अब 20 के ऊपर जो 1 है ये हमारा ब्याज होता है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको आप पहले सीखो, ठीक है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो वो बढ़िया है, पर ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये उससे भी ज़्यादा बेटर है। इस 20 के ऊपर जो 1 है वो हमारा ब्याज होगा, चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण ब्याज हो, ठीक है। अब मूलधन और ब्याज को अगर मैं जोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि जो इस 20 में अगर मैं 1 को जोड़ूंगा तो वो हमारा 21 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। अब चीज़ को समझना मैंने कैसे सॉल्व किया है। इतनी चीज़ तो सभी लोग कर लेंगे ना, कोई बड़ा इशू नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, और उसके बाद आपको जो है ऐसा रेशो बना लेना है, राइट। अब देखो, अगर आपके पास समय दिया है 2 साल का, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है भाई। अगर 3 साल का समय दिया होता तो आपको इसकी क्यूब करनी पड़ती। बस इतना क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 2 साल का समय है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 400, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441। अब उम्मीद करूँगा स्क्वायर तो आप कर लोगे यार, ठीक है। अब देखो वो धनराशि क्या हो रही है, 882 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है कि वो मिश्रधन है, उसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा मिश्रधन का रेशो कितना है, 441 है। और प्रश्न में आपको कितना दे रखा है, 882। तो यानी कि जो 441 है इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 400 और यहाँ पे है हमारा 441, ठीक है। अभी 441 यहाँ पे है और एक्चुअल में हमको कितना दे रखा है भाई, 882 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 441 की वैल्यू है वो 882 के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि
ये भी मिश्र धन का अनुपात है और यहाँ पर भी आपको मिश्र धन दे रखा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। डायरेक्ट करेंगे आप 441 एकम 441 और ये कैंसिल हो जाएगा भाई 2 पर। अब 1 की वैल्यू आ गई 2। आपसे क्या बोला है, उधार दी गई राशि यानी कि आपको मूलधन बताना है और मूलधन का रेशो कितना है 400 है। तो इस 2 को सीधा 400 से गुणा कर दो और यहाँ पे 800 रुपये जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये नया तरीका सबको समझ में आया है? क्या कुछ भी नहीं करना, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या आएगी बेस वो आपका मूलधन का अनुपात होगा और जो ये ऊपर आएगा जो भी वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज होगा। अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन हो जाता है, सीधी सी बात है। तो हमने जोड़ के 21 मिश्रधन लिख दिया है ना। अब आपका समय 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर समय आपका 3 साल का होता तो हम इसकी क्यूब कर देते। ठीक है, उसका रेशो बराबर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसके 2 प्रश्न ऐड किए हैं ये नया तरीका समझाने के लिए। और मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर एक भी वीडियो स्पेशल नहीं दिया है। साधारण ब्याज का मैं आपको वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो साधारण ब्याज वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज का भी आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूँगा। अगर आपने वो वीडियो कर लिया तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 4 से 5 तरीके हैं, ये आप ध्यान रखना, एक तरीका नहीं है, 4 से 5 तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन सोल्व करने के। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1986 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह राशि क्या है? तो यहाँ पर भी आप क्या करो, जो मैंने आपको पुराना तरीका बताया मैं आपको वही तरीका दोबारा करवाऊंगा। मूलधन और आपको मिश्र धन का अनुपात ले लेना। यहाँ पर भी क्या लेना, यहाँ पर भी मूलधन और मिश्र धन का यहाँ पर भी अनुपात लगा लो। अब ये कैसे बनेगा भाई, ये 10% जो राशि है, ठीक है, क्या है राशि 10% है, इसको आप फिर से भिन्न में बदलो, 10/100 करो। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 10/100 करने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 1/10। ठीक है, 1/10 जो है ये आपका आ जाएगा भिन्न। अब आपको पता है जो नीचे वाली संख्या है वो हमारी क्या है भाई, मूलधन है। ठीक है, और ये हमारा हो गया मूलधन 10 है ना, और जो ऊपर वाली संख्या है वो ब्याज होती है। अगर मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 11। चीज़ें यहाँ पे सबको क्लियर होंगी भाई, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको समय दे रखा है 3 वर्षों का, तो आपको इसकी क्यूब कर देना है भाई। इसकी आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब देखो तरीका नया हो सकता है बट तरीका बहुत आसान है ये। 10 की क्यूब कितना होगा भाई, 1000 होगा। ठीक है, और 11 की क्यूब होता है 133, ये होती है। ठीक है, 1331। अब किसी को क्यूब निकालने में दिक्कत हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आप पुराने तरीके में क्वेश्चन को काटा पीटी करोगे उससे ये बेटर है। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 1986, तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। अगर इन दोनों का मैं अंतर लूँगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई? तो देखो 1000 में 1331 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 331। और ये 331 क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 1986 रुपये। ठीक है भाई, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी 6 आ गई। आपको फिर से बोला है वह राशि निकालो, यानी कि मूलधन निकालो। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो इस 6 को आप 1000 में गुणा कर देंगे मूलधन निकालने के लिए, तो 6000 आपका सही आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही आया है? क्या बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अगर आपको मिश्रधन बोल देता निकालने को तो आप इस 6 को डायरेक्टली 1331 में गुणा कर देते तो मिश्रधन आ जाता आपका। ठीक है भाई, तो ऐसे आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिएगा बहुत सारे तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करने के। सबसे आसान तरीका ये है, इससे भी आसान तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो एक अलग से वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर आपको दे दूंगा। और उम्मीद करूंगा ये तरीका आपने कहीं पहले नहीं पढ़ा होगा जो मैंने आपको यह तरीका आज पढ़ाया है। ठीक है, आज के बाद बेशक कुछ लोग पढ़ाने लग जाएँ, अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उम्मीद करूँगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। 3 है 10 संख्याओं का औसत 7 है,
यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। आज के क्वेश्चन मैंने थोड़े से अलग टाइप के ऐड किए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके आर्मी के लेवल से बाहर हैं। पहले दोनों क्वेश्चन करवाए थे वो भी आपके आर्मी के ही लेवल के हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपके आर्मी के लेवल का ही है, ठीक है। हल्की सी बस स्टेटमेंट घुमाई है। तो देखो 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि मैं 10 को 7 से गुणा कर दूं तो हमारी कुल संख्याएं आ जाएंगी, जो कि कितनी हो जाएंगी भाई, 70 हो जाएंगी, ठीक है। अब बोला है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करने पर, तो प्रत्येक संख्या हमको पता ही नहीं है कि प्रत्येक संख्या क्या क्या है, ठीक है। संख्याएं तो हमको पता है टोटल 10 है, पर हमको प्रत्येक संख्या का मान नहीं पता कि कोई संख्या 2 है, कोई संख्या 3 है, हमको नहीं पता। बट हमको इतना पता है कि सभी संख्याओं का टोटल जो है वो कितना है, 70 है। अगर मैं सभी संख्याओं के टोटल को ही 12 से गुणा कर दूं तो एक ही बात हो जाएगी, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया या फिर उनका टोटल करके उन सभी को 12 से गुणा कर दूं, एक ही बात हो जाएगी, है ना। तो इस 70 को ही मैं, क्योंकि ये सभी संख्याओं का टोटल है, इसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब टोटल कितना आ जाएगा भाई, 12 7 84 हो गया। तो अब टोटल जो है वो 840 रुपये आएगा। कितना आएगा, 840 रुपये आएगा। आपको बोला है नया औसत ज्ञात करो। औसत क्या होता है, संख्याओं का जोड़, नीचे होती है हमारी बटे में कुल संख्या। संख्याओं का जोड़ हमारा 840 है, टोटल संख्याएं हमारी 10 हैं, तो 10 से इसको भाग कर दो, सीधा है। और यहाँ पे आपका 84 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी 84 आंसर दिया है क्या? अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा मकसद यही है कि आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में सिखाना, ठीक है, और उसको आसान तरीके से सिखाना जिससे आप और जल्दी उसको कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक पिज्ज़ा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। यदि छूट 18% हो तो लाभ कितना होगा? अब देखो, एक आप बेसिक चीज़ समझो, ठीक है। जो लोग जिनको नहीं आता वो इस सॉल्यूशन को देखेंगे, जिनको आता है वो पहले खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं छूट दूंगा, डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका 100 माइनस लॉस, ठीक है। क्योंकि बाद में कमेंट करते हैं कि आपने जो है 80 कहाँ से लिखा है, आपने 82 कहाँ से लिखा है, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। और अगर आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट। क्या इतनी चीज़ सब लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका लॉस है, और अगर मैं प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा भाई, वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, ये डिस्काउंट प्रतिशत है और ये प्रॉफिट प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखो कि 20% की छूट दी जाती है, तो छूट है तो 100 माइनस लॉस होगा, तो यहाँ पे मैं इसको 80 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। तो उसको 32% का लाभ होता है, तो इस 32% को मैं 132 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है 100 प्लस प्रॉफिट। समझ में आई बात, इतनी बात। अब देखो, यदि छूट 18% हो, 18% को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 82, ठीक है भाई। तो उसका लाभ कितना होगा आपको ये बताना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया x, ठीक है। अब ये x क्या है, ये 100 प्लस प्रॉफिट है, बट हमको सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, हमको सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। पहले कुछ नहीं करना, बस आपको इतना लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आपका बनेगा 82 गुणा 132 और अपॉन में आपका बनेगा 80 इंटू x, ठीक है ना। अब देखो किससे कैंसिल करेंगे इसको हम फटाफट, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से आ गया 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल होगा क्या, ये नहीं होगा, ठीक है। ये 4 से 20 आ गया, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, है ना। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 दहा 20 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 एकम 2। समझ में आया है। अब 33 को आपको 41 से गुणा करना है, तो आप अपने हिसाब से गुणा करो, मैं अपने तरीके से गुणा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 3 1,
तो इन सब को सोल्व करने के बाद मेरा जो आएगा वो आएगा आपका 135.3, ठीक है, क्योंकि नीचे 10 है तो हमारा 135.3 आ गया। अब ये 135.3 तो आ गया है, ठीक है, बट आपका आंसर क्या होगा, 35.3 होगा, क्योंकि ये आपको 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू आई है, ठीक है। हमको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 35.3%। क्या सभी को ये तरीका समझ में आया है? उम्मीद करूँगा सभी का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिएगा थोड़ा स्लो ज़रूर करवाता हूँ, बट जो चीज़ करवाऊँगा बिल्कुल बढ़िया से करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सभी को लेकर चलना होता है। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है रोज़ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सभी को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। क्वेश्चन आपको पूरे देखने हैं, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आज इंक्लूड किए हैं, और आपको अपना टेस्ट भी लगाना है, आपका स्कोर कितना है। कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो ज़रूर अपना वीडियो लाइक करना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिंपल सा प्रश्न है ये। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या ये फॉर्मूला सभी को पता है? नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है। सोल्व करते हैं। 1/2, ओके, हमको आधार दे रखा है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको पता नहीं, जिसको मैंने लिख दिया h, ये हमको निकालनी है। अब ये जो है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, है ना। और हमको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है भाई। अब देखो 9 एकम 9, ये 9 से कैंसिल हो गया, 9 9 81, ये 2 इधर जाके 9 में गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो h की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, 18 आएगी। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखो आपको बोला है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई x मान लूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को x के नाम से बुखार हो जाता है, ठीक है। अब आपको एक बेसिक पता होगा कि अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हो तो हम रेलगाड़ी के साथ हम प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ते हैं, यानी कि ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ती है। बट अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी लड़के को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन ही उसको पार करती है, उसमें प्लेटफॉर्म या फिर व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ट्रेन की लंबाई तो भाई हमने मानी थी x, है ना, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 110 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ती है, आपको पता है ट्रेन की लंबाई में, तो ये हमने जोड़ दिया। और ये 40 सेकंड में पार कर रही है, तो अपॉन में हमने क्या कर दिया, 40 कर दिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? ओके। अब देखिएगा ऊपर हमारा कुल दूरी आ गई, नीचे हमारा समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो ये पूरा के पूरा क्या बन गया भाई, स्पीड बन गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो दूसरे केस में बोल रहा है कि वही ट्रेन यानी कि x मानी है हमने, उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो अपॉन में हमने 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो दोनों ही क्योंकि स्पीड है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को नहीं होगी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। हमको ट्रेन की लंबाई यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट करो भाई सोल्व। मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 30x प्लस यहाँ पे हमारा आएगा 330, ठीक है, 3300 बराबर 40 को x से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 40x, ठीक है। अब ये 30x इधर जाके 40x में माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 10x बचेगा। और यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे है हमारा 3300। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा
इस जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 330 आ गई। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर दिया है 330 वो सभी का बिल्कुल सही आंसर है। क्या सभी का आंसर सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। और देखिएगा आप चाहें तो इस पूरी जो हमारी क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे आपको दे रखा है और मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल डायरेक्ट, अपना टाइम बचा सकते हो आप। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पर तो आपको दे रखा है 2a और यहाँ पर आपको दे रखा है 3b। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं a को ही 2 मान लेते हैं, ये गलत है, ये मल्टीपल में है। ठीक है, ये 2 गुणा a है। a की वैल्यू क्या होगी, जो इसके बराबर के सामने होगा 3, ये a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्या इतनी चीज़ आप लोग समझ पाए हो? अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व करवाता हूँ आपको डायरेक्ट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले a b और यहाँ पे मैं लिख दिया c। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ से कितनी है भाई, 3 है, तो a के नीचे मैंने 3 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से 2 है, तो b के नीचे 2 आ गया। समझ गए ना? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे b की वैल्यू है 5, तो b के नीचे मैंने 5 लिख दिया। और c की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है, तो c के नीचे मैंने 4 लिख दिया। क्या ये डायरेक्ट अप्रोच आपको समझ में आई है क्या? अब रेशो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये 5 है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, सामने वाले को हम सामने लिख देंगे 5, और यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर हम इस 2 को पुट कर देते हैं 2। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं रेशो बनाने के लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपको सबको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बनेगा ये 5 तिया 15, ये बनेगा 5 दूनी 10 और ये बनेगा 4 दूनी 8। ठीक है, ये होगा आपका रेशो में। आपको बोला है a और c का अनुपात, तो a की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इनका अनुपात कितना होगा भाई, 15:8 होगा। क्या ऑप्शन डी सभी का आंसर सही है? उम्मीद करूँगा सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो, a b तथा c मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि a अकेला 20 दिन तथा b उसे 30 दिन में कर सकता है, तो बताएं c अकेला कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो देखो a b और c दे रखा है यहाँ पे, a प्लस b प्लस c किसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक है, अब आपको दे रखा है अगली लाइन में कि जो a अकेला है वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और b अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना होगा, क्योंकि जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा टोटल वर्क। ठीक है, क्या आएगा, वो आएगा कुल वर्क। तो अगर मैं इनका एलसीएम 120 लूँगा, क्योंकि 120 ही इनका एलसीएम आएगा, तो 120 जो है वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब देखो 15 8 कितना होता है, 120 होता है, तो ये 15 आ गया, 20 छीके 120 और 30 चौके 120। ठीक है, हमको बोला है सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखो टोटल वर्क तो है हमारा 120। ठीक है भाई, अब तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 15 है। यहाँ पे आपको देखना है, अब ये क्षमता है, आपको तीनों की क्षमता आपको दे रखी है 15। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4, तो यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता कितनी होगी भाई, 10 होगी, और तीनों की 15 है। तो इस 15 में से अगर मैं ए और बी की क्षमता घटा दूँ, 10 घटा दूँ, तो सी की जो क्षमता बचेगी वो बचेगी 5। क्या इतना सभी लोग समझ पाए हो? ठीक है, अब सी की क्षमता 5 है, टोटल काम 120 है, तो 5 से भाग करेंगे तो सी कितने दिन में करेगा भाई, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो सी जो है उसको 24 दिन में करेगा। तो ऑप्शन बी, क्या 24 दिन सभी का आंसर सही है? तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान लैंग्वेज से समझा रहा हूँ। फिर से बोलूँगा, अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपको एक लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक संख्या का 40% एक अन्य संख्या के 3/4 के समान है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो देखो, एक संख्या का 40% यानी कि x मान ली हमने वो संख्या। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी संख्या हमने मानी है y। ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो, एक संख्या x है, x का हमको दे रखा है 40%, x गुणा 40/100। अगर मैं इसको सोल्व कर दूँ यहीं पे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 2/5 आएगा। ठीक है,
तो क्यों ना मैं इसको सभी को पहले डायरेक्ट ही मैं 2/5 लिख देता हूँ। ये 40% हो गया 2/5। ठीक है भाई। ये क्या है, एक अन्य संख्या जो y है उसके 3/4 के समान है, यानी कि उसके 3/4 के समान है। तो ये बराबर होगी क्योंकि समान है। इतनी चीज़ समझ में आई है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 दूनी 8x, ठीक है, और यह क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ पे होगा 5 या 15y। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, x की जो वैल्यू है वो 15 है, समझाया था ना पहले। y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे आपका 15:8 सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी है। क्या सभी का आंसर सही है? उम्मीद करूँगा सभी का सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और आज का है लास्ट प्रश्न। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो देखो, जो हमारा वर्क होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्षमता गुणा समय। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए और बी, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ये 3/1 है, और ये क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी है। ये दोनों आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी की वैल्यू है 3:1। दोनों मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं। यदि मैं दोनों की एफिशिएंसी का टोटल करूं तो कितना होगा भाई साहब, यहाँ पे होगा हमारा 4 होगा। ठीक है, 3 और 1 4, तो उसे 15 दिन में करते हैं। तो देखो, अगर मैं 4 को 15 से गुणा करूं तो ये एफिशिएंसी है और ये 15 दिन यानी कि समय है। और ऊपर आपने देखा है एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है। तो अगर मैं 15 को 4 से गुणा करूं तो 60 आएगा, और ये 60 हमारा क्या आएगा भाई, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कितनी है भाई, 1 है। टोटल वर्क हमारा 60 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 60 को मैं 1 से भाग करूँगा क्योंकि हमको बी से काम करवाना है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी चूज़ किया है उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो गाइज़, उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, आपको पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपको नया भी सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।